की न्यूज खबरों का। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने बुलाई बैठक, पीएम के एडवाइजर करेंगे हालात की समीक्षा। धामी कैबिनेट की बैठक टली, 10 फरवरी के बजाय अब 15 फरवरी को होगी बैठक, आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। रुद्रप्रयाग के खाखरा गांव में रेल लाइन टनल निर्माण में पड़ी दरारें, जोशीमठ जैसी त्रासदी का सता रहा डर, खाखरा के ग्रामीणों में दहशत। पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर करण महारा ने उठाए सवाल, कहा शंका होने के बावजूद भी की जा रही जल्दबाजी। दून में केदारनाथ के लिए सीधी हेली सेवा को मिल सकती है सौगात, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धामों में लागू हो सकती है टोकन व्यवस्था, 20 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। दून से दिल्ली का सफर हुआ महंगा, यूपी में किराया बढ़ने के बाद उत्तराखंड रोडवेज ने भी की बढ़ोतरी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, जोशीमठ को लेकर पीएमओ की बैठक, 10 फरवरी को होगी अहम बैठक। एनडीएमए चल रही जांच का देगी ब्यौरा। जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ में होगी बैठक। जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ में होगी बैठक। जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ की बैठक, 10 फरवरी को होगी अहम बैठक। एनडीएमए चल रही जांच का देगी ब्यौरा। एनडीएमए चल रही जांच का देगी ब्यौरा, पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में आई आपदा को लेकर होगी पीएमओ की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है पीएमओ की जो बैठक होने वाली है? देखिए, ऐसे जो चमोली में जो आपदा आई है उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार गंभीर है और पीएमओ की तरफ से 10 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो भी बातें वहां से निकल करके सामने आई है, जो टीमें गठित की गई थी, उन टीमों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है, एक प्रस्तुतिकरण यहाँ पे पीएमओ के समक्ष रखा जाएगा और इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो जोशीमठ की आपदा को लेकर के लिया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीएमओ की बैठक को देखते हुए जो कैबिनेट की जो बैठक बुलाई थी उसको भी 10 फरवरी जो होने वाली थी उस बैठक को टाल करके 15 फरवरी को कर दिया है। तो एक जोशीमठ आपदा को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक 10 तारीख को होने वाली है और इस बैठक को लेकर के राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद भी राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर के कोई महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो निकाल करके जो निर्णय है वो ले सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें 10 तारीख को होने वाली इस बैठक में टिक गई है और पीएमओ के जो सलाहकार हैं उनके अध्यक्ष उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी लिया जा सकता है जोशीमठ आपदा को लेकर के। बिल्कुल, यहाँ पर ये जानना भी बहुत अहम हो जाता है अंकित के इस वक्त जोशीमठ की अगर बात करें तो क्या हालात है, क्या वहाँ पर दीवारों का दरकना अभी भी जारी है, वहाँ की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जैसे चमोली जोशीमठ आपदा की अगर हम बात करें तो लगातार वहाँ पे भू धसाव के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जो पहले की स्थिति की से हम बात करें
तो अभी जो है फिलहाल जो दरारें हैं वो जो बढ़ना है वो थोड़ा कम हुई है। ये जो मकानों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, लेकिन जो पुनर्वास को लेकर के तेजी आनी चाहिए थी वो पुनर्वास अभी तक लोगों का नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लोग काफी परेशान है और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो राहत है वो वहां पे लोगों को नहीं मिल पाई है। मतलब हालांकि राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पे लोग प्रभावित हुए हैं उन सब तक अभी तक मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में 10 तारीख को जो बैठक होगी उसमें राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये इस पर भी सबकी निगाहें होंगी, और क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रभावित हैं उनके लिए क्या कोई बजट आवंटित किया जाता है, तो यहाँ पर भी सबकी निगाहें देखी। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रभावित है वो काफी परेशान है और लगातार जिस तरीके से दरारें पड़ रही है, ऐसे में पूरे पहाड़ में लोगों में काफी चिंता है। और ना सिर्फ जोशीमठ, अब राज्य के तमाम जो पहाड़ी जनपदों में हम देखें तो वहां पर भी ये दरारें जो है वो आने लगी है। तो ऐसे में आने वाले समय में काफी चैलेंजिंग जो है वो पहाड़ के वासियों के लिए होने वाला है। ऐसे में 10 तारीख को क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा इस पर भी निगाह बनी रहेगी। जैसी बिल्कुल, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, राहत पैकेज की बात कही जा रही है, उसकी भी घोषणा की जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर भी सरकार का क्या रुख है, और साथ ही साथ विपक्ष पीएमओ की बैठक को लेकर क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, जैसी जोशीमठ आपदा को लेकर के राज्य में सियासत लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार जिस तरीके से वादे और दावे कर रही है वो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि वो काफी गंभीर है जोशीमठ के वासियों को लेकर के, और लगातार उनके पुनर्वास को लेकर के कार्य कर रही है। सरकार का कहना है कि कुछ उनकी तरफ से टीमें भी गठित की गई है जो वहां पर अध्ययन कर रही है, और उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। जबकि विपक्ष का कहना यह है कि ऐसे समय में कम से कम डबल इंजन की जो ताकत है वो दिखाई जानी चाहिए थी, और केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज की जो है घोषणा की जानी चाहिए थी। और विपक्ष को भी और इसके अलावा उत्तराखंड वासियों को भी ये उम्मीद थी कि जो केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें कहीं ना कहीं जोशीमठ के लिए कुछ राहत पैकेज हो, लेकिन वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं निराशा तो है। अब ऐसे में 10 तारीख को जो ये बैठक होती है जैसी, इसमें देखना होगा कि क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ के वासियों के लिए दिया जाता है, और क्या राज्य सरकार जो पुनर्वास को लेकर के वादे कर रही है, जो दावे कर रही है, वो धरातल पर क्या उतर पाते हैं या नहीं, इन सब पर सबकी निगाह है। लेकिन बहरहाल राज्य में सियासत इस मामले को लेकर के जरूर हो रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विपक्ष भी एक और जहां पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की बैठक टली। धामी कैबिनेट की बैठक टली, 10 के बजाय 15 फरवरी को होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक टली। धामी कैबिनेट की बैठक टली, खबर आपको बता रहे हैं। दस के बजाय अब 15 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक टली, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 10 के बजाय 15 फरवरी को होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की जो बैठक 10 फरवरी को होने वाली थी, अब वो 15 फरवरी को होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आम खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की जो बैठक थी वो चली, 10 फरवरी के बजाय 15 फरवरी को होगी बैठक।
कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दस फरवरी के बजाय अब 15 फरवरी को होगी बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पौड़ी विधानसभा की समस्याओं पर गौर न किए जाने पर विधायक राजकुमार पौड़ी ने अधिकारियों की क्लास ली है। विधायक ने कहा है कि जल्द ही जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। बता दें कि विधायक राजकुमार पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बैठक में राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या अब भी जस की तस है। विभाग पाइपलाइन से हो रहे लीकेज को ठीक नहीं कर पाया है। विधायक ने कूड़े की समस्या का निस्तारण, सड़कों को गड्ढा मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर नाराजगी जाहिर की है। जो समस्याएं आई हैं आज फिर से, तो उनका अभी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम जो टाइमलाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए, विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगरपालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पे संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पे आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें। उधम सिंह नगर की आरटी के गणतंत्र दिवस के बाद 28 जनवरी को पीएम परेड में घुड़सवारी में कांस्य पदक जीतने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें पूर्व में सम्मानित किया गया। सुंदरकांड का पाठ व भंडारा किया गया। आरती ने अवगत कराया कि पंतनगर जीजीआईसी में 12वीं में पढ़ती है। बचपन से हॉर्स राइडिंग और शौक व एनसीसी में सी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में आरती का आर्मी ऑफिसर बनने का इच्छा है। आरती की दो बड़ी बहनें ज्योति सिंह और पूजा सिंह, माताजी का नाम लक्ष्मी देवी है। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय, पूर्व सलाहकार उत्तराखंड सरकार व प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस से घर जाकर गुलदस्ता भेंट कर उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने राज्य लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित परीक्षाओं को न कराने की मांग की है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि पटवारी लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसके साथ ही एईजेई की परीक्षा भी लीक हुई है। ऐसे में जब तक जांच चल रही है तब तक राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की भी पेशकश की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने करण मारा के इस बयान को राज्य व प्रदेश के बेरोजगारों के खिलाफ बताया है। अधिकारी हैं, अब उनमें पिछली बार भी तो बजट आया था सरकार। सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज क्लियर हो जाए उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं? हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पेड़, भ्रष्टाचार का पेड़ उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसकी टहनियां बहुत ज्यादा फैल गई थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी अगर ये बोल रहे हैं कि सब भर्तियां निरस्त कर देनी चाहिए, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी से ये पूछना चाहता हूं
कि क्या वो बेरोजगारों के हितों का पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उनको निर्देश दिया था, तत्काल प्रभाव से शीघ्र भर्ती कैलेंडर जारी किया गया। खबर रुड़की से, जहां एक महिला द्वारा फंदे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। वही बताया गया कि महिला सिंचाई विभाग के वैज्ञानिक सहायक है। आपको बता दें कि महिला ने अपने सरकारी आवास पर पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, जिससे दरवाजा न खुलने पर पड़ोसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाकर देखा तो महिला फांसी के फंदे पर लटकती मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के IRI कॉलोनी निवासी सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक सहायक के पद पर तैनात मनीषा पत्नी सन्नी सिंह के आवास का दरवाजा भीतर से बंद था। IRI कॉलोनी स्थित एक आवास में एक महिला के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर गंगनहर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो उक्त महिला के द्वारा पंखे से लटककर आत्महत्या किए जाना जानकारी प्राप्त की गई। तो वो सिंचाई विभाग में कार्यरत थीं और उनके पति ITBP में कार्यरत हैं। उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नैनीताल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची रितु खंडूरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उसी तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश तरक्की की राह पर चल रहा है। रितु खंडूरी ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित होना है। इस बार के बजट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ औखियों में रखने का प्रयास कर रही है। सत्र हमारा जो होना है वो गैरसैंण में इस बार सुनिश्चित है और मुझे लगता है कि एक अच्छा सेशन वहाँ पे चलेगा जहाँ सारे माननीय विधायक अपनी बात पटल पर रख पाएंगे, अपने क्षेत्रों के समस्याओं को रख पाएंगे। और आपने जैसे देखा जो भारत का बजट आया है वो विकासशील बजट है। इस अमृत काल में एक बढ़िया बजट दिया है जिसमें हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसमें छुआ है। तो मुझे लगता है कि विकास और जो हमारे लोग हैं उनके फायदे का बजट सरकार पेश करेगी। रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 35.58 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लेगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया और कहा कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बजट की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने देवभूमि के ड्रग्स फ्री करने के अभियान तहत हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार राज्य की जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों में जुटी हुई है। ये ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्रपाल सिंह रौतला ने कहा कि हल्द्वानी के लिए नई शुरुआत है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। कई बड़ी घोषणाएं भी आज आपने की हैं, चाहे जू की हो या और दूसरी हो। यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा
सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। इस एमएलडी का प्लांट है जिसकी लागत 35 करोड़ रुपया है और ये रिकॉर्ड टाइम में 2.5 वर्षों में बनकर खड़ा हुआ है, जिसमें 6-8 महीने कोविड में भी काम बंद रहा। और आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये उत्तराखंड में आज तिथि तक सबसे बड़ा एसटीपी है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि समय समय पर उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई। उन्होंने सदैव अधिकारियों से अपनी समीक्षा बैठक में कहा कि मुझे इन टाइम ये काम चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी के विकास के लिए, हल्द्वानी शहर को संपूर्णता देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को कड़े लहजे में उन्होंने अब तक साफ संदेश दिया और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सर्विसेज व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह संचालित रहेंगी। हालांकि बुकिंग और अन्य संबंधित कार्रवाई सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगा, लेकिन हेली सर्विसेज के दौरान चारधाम दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो। इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी हेलीपैड्स पर पर्यटन विभाग की ओर से अधिकारी को तैनात किया जाएगा। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है और वे साइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दवाइयां दबाई गई थी। भारी मात्रा में बरामद की गई सरकारी दवाइयां सूचना मिलने के बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा और ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी से गड्ढा खुदवाया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की दवाइयों की पेटियां बाहर निकाली गईं।
दूरभाष में सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो हैं गड्ढे में डंप की गई हैं। तो मैं मौके पे आके मैंने देखा और यहाँ पर पाया कि यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि कुछ तो एक्सपायर हो चुकी हैं, कुछ अभी हैं जिनकी अभी समय अवधि है। वो दवाइयाँ यहाँ पे मिली हैं। 3-4 टाइप की दवाइयाँ हैं जो कि विटामिन से हैं और मल्टीविटामिन है, एंटीबायोटिक है और जिसमें कुछ की अभी यूज की जा सकती थी और जो गवर्नमेंट सप्लाई की दवाएं हैं। और ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये दवाएं किसने यहाँ पे आके जो है डिस्पोज की हैं। इसकी मेरे द्वारा सारी डिटेल लिख ली गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्तर से इस पर जाँच की जाएगी। डीएम सर को किसी ने कंप्लेंट दिया था कि कुछ लोगों के द्वारा कल रात को बड़ी मात्रा में जो गवर्नमेंट सप्लाई की जो मेडिसिन है उसको वहाँ पे फेंका गया है और कुछ को दबा दिया गया है। तो उसी क्रम में विजिट किया गया था तो ये पाया गया है, ये वास्तविकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, जो नहीं किया गया है तो उसमें FIR दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं